दोस्तों, अनुराग यादव की चीख हर किसी के कानों में गूंज रही है। मरते दम तीसरी आवाज मां के कानों में पहुंचती है तो क्या देखती है कि बच्चे का सिर मां की गोदी में आकर के गिरता है। दोस्तों, कहानी दिल को दहलाने वाली है। बड़ा ही दुख की बात है, 5 बहनों के बीच अकेला भाई जिसका 6 घंटे तक सर धड़ से अलग पड़ा रहा, पूरे गांव में कोहराम मचा है। दोस्तों, ये कहानी यूपी थी पुलिस का तो एक वो दरोगा पहले ही इतना अपने बड़ा पाप करेगा, खाकी वर्दी पहनकर भयंकर साजिशें रचेगा। शायद ये बात उसके इंटरव्यू लेने वाले ने भी नहीं सोची होगी। कमर पर टांगने वाली पिस्टल अगर उसका वश चलता तो वो आम जनता पर चला देता। लेकिन उससे पहले ही उसकी करतूतों की फाइल खुल गई, उसके हाथों में हथकड़ी लग गई। पर गुनाह क्या था? और अपने ही दारोगा को यूपी पुलिस ने क्यों गिरफ्तार किया? सिंघम एसएसपी अजयपाल शर्मा ने कैसे एक बड़ी घटना को होते होते रोक लिया? ये सब आपको गौर से इसलिए भी सुनना होगा क्योंकि आपका बेटा, पोता, बेटी या परिवार से कोई भी पुलिस में है तो उससे क्या करवाना है और क्या नहीं, ये बात आप समझ रहे हैं। दारोगा का नाम ही राजेश यादव मेरठ जिले के मवाना थाने में तैनात था। अपने गांव से करीब 750 किलोमीटर दूर जौनपुर के कमरुद्दीनपुर गांव में घटना होती है। 27 अक्टूबर की सुबह करीब 7:30 बजे 16 साल का एक लड़का ब्रश कर रहा होता है। तभी पड़ोसी रमेश यादव तलवार लेकर आता है। अनुराग ताइक्वांडो खिलाड़ी भी था, इसलिए बिजली की रफ्तार से भागने की कोशिश करता है। आमतौर पर यही होता है, लेकिन वह भाग नहीं पाता और सेकंडों में उसका सिर अलग हो जाता है और उसकी मां की गोद में आकर के गिरता है। गोद में लेकर दहाड़ मारने लगती है। तमाम मौके पर भिड़े इकट्ठी हो जाती है, गांव में मातम पसर जाता है। पुलिस 6 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करती है। मुख्य आरोपी रमेश यादव वहां से निकल जाता है। पिता लालू यादव को भी हवालात में डाल दिया जाता है। बाकी कई आरोपी फरार हो जाते हैं, पुलिस जांच में पता चलता है। इस घटना की पूरी प्लानिंग मेरठ के मवाना में की गई। यह वही जगह है जिस थाने के दारोगा की कहानी हम आपको सुना रहे हैं। अगर हमारे चैनल पर पहली बार देख रहे हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और यह बर्दाश्त पूरी सुने। 27 अक्टूबर को जब घटना को अंजाम दिया जाता है, उससे ठीक एक दिन पहले यानी 26 अक्टूबर को राजेश यादव की आरोपियों से बातचीत होती है। उसे बताया जाता है कि घर से करीब 20-30 मीटर दूर रहने वाले पड़ोसी अनुराग ने उस जमीन की घास साफ की है जिसे लेकर विवाद चल रहा है। वो आरोपियों को समझाने की बजाय उनकी प्लानिंग का हिस्सा बन जाता है। उन्हें भरोसा देता है, मैं दारोगा हूं, देख लूंगा। यहां तक कि घटना को अंजाम देने के बाद भी वो आरोपियों से बातचीत करता है। कॉल रिकॉर्डिंग खंगालने पर पुलिस को जैसे ही यह बात पता चलती है, वो राजेश यादव को पूछताछ के लिए बुलाती है। उसकी कॉल रिकॉर्ड उसके सामने रखी जाती है, जहां वह दारोगा वाला दिमाग फिर से लगा देता है। रिश्तों का हवाला देता है, कहता है लालता यादव मेरे पिता है, मुख्य आरोपी रमेश मेरा भाई है। घर पर तो लोग बातचीत करते हैं, लेकिन उससे पूछताछ कर रही एसएचओ अब उसके बाद कुछ ऐसा दिखाते हैं कि उसकी सारी चालाकी धरी की धरी रह जाती है और उसे वही उसी वक्त गिरफ्तार कर लिया जाता है। और उसके बाद खुलती है उसकी असली काली करतूत। 16 साल के जिस अनुराग के साथ इन लोगों ने घटना को अंजाम दिया, उसकी बहन स्वाति एक इंटरव्यू में कहती है, पूरा विवाद 1.5 बिस्वा जमीन को लेकर है। जमीन हमारी है, कोर्ट ने स्टे लगाया हुआ है या नहीं इस पर रोक है। फिर भी लालता यादव और उसके परिवार वाले कहते हैं, हम तुम्हारा घर ले लेंगे। लालता का एक बेटा राजेश यादव दारोगा है, उसी के बल पर ये लोग दबंगई करते हैं। उन्हें लगता है हमारा बेटा दारोगा है, चाहे तो पूरे गांव को रौंदते, लेकिन हम लोग अपनी जमीन नहीं छोड़ सकते। 10 दिन पहले ही पापा रामजीत यादव काम के लिए सूरत चले गए थे, मां आशा देवी घर पर थी। तभी वह दौड़ता हुआ आया और भाई के साथ ऐसा कर दिया। इसमें लालता यादव, लाल मोहन यादव, आदित्य सूरज, राजकुमार, शशांक आदि सब शामिल है। मतलब लड़ाई 2 यादव परिवारों की है, जिसमें अखिलेश यादव को सियासत नजर आती है। हालांकि कुछ लोग कहते हैं अखिलेश यादव इस केस में फंस गए, पर सच्चाई ये है कि मौके पर खुद सिंघम एसएसपी अजयपाल शर्मा अगर नहीं पहुंचते तो शायद घटना और बड़ी हो सकती थी। आरोपी जिस घर में बंद था उसे करीब 100 से 200 लोगों ने चारों तरफ से घेर रखा था। डॉक्टर अजय पाल शर्मा वहां जाते हैं, अपनी रिवाल्वर मांगते हैं और बिना बुलेट प्रूफ जैकेट के आरोपी को गिरफ्तार कर बता देते हैं कानून व्यवस्था को कैसे कंट्रोल करते हैं। लेकिन एक तरफ सिंघम आईपीएस है, जिन्होंने मिनटों में पूरा मन माहौल कंट्रोल कर दिया, तो वही दूसरी तरफ एक खाकी वर्दीधारी दारोगा
जिसने पूरी घटना की पटकथा लिखी, खुद के दारोगा होने की हेकड़ी दिखाई, अनुराग के परिवार को पहले धमकाया, बात नहीं बनी तो भाई को भेजकर बड़ी घटना को अंजाम दिलवाया, पर बच पाता उससे पहले ही दबोच लिया गया। जो सिपाही इसे सैल्यूट किया करते थे वहीं से गिरफ्तार कर लेते हैं, जो दारोगा इसे अपना समकक्ष मानते थे वहीं से पूछताछ करते हैं। ऐसे में आपके घर में भी अगर कोई दारोगा या बड़ा अधिकारी है तो वह ऐसा न करें, इसका ध्यान रखें। आपसी लड़ाई को इस कदर न लिया जाए कि कोई माँ अपना अनुराग यादव खोती, अब तो आरोपियों को सजा हो भी जाएगी तो वह 16 साल का लड़का तो लौट कर नहीं आएगा। उस माँ का दर्द कौन समझेगा जिसने अपना बेटा खोया है 1.5 बिस्वा जमीन के पीछे। दोस्तों, झगड़ा 30 साल पुराना झगड़ा था। 30 साल में कई सरकारें आई, कई सरकार गई। इस परिवार ने भी कई बार शासन से प्रशासन से मदद मांगी, लेकिन कोई सुनवाई करने वाला नहीं था और यह मामला न्यायालय में विचाराधीन चल रहा था। 29 अक्टूबर को अनुराग जगह की साफ सफाई इसलिए कर रहा था ताकि दीपावली का पर्व रहा है और यह सब कुछ ठीक ठाक रहे, साफ सफाई। मगर अगले दिन यानी कि 30 अक्टूबर 2024 को वह लड़का अपने घर के बाहर अपनी दहलीज पर अपने दांतों की सफाई कर रहा था, ब्रश कर रहा था, दातुन कर रहा था। और दातुन करने के दौरान ही इसी बीच में जो उसके पड़ोसी होते हैं, दबंग होता है लालता प्रसाद, लालता यादव, लालू यादव, अपने बेटे रमेश यादव, भतीजा सूरज यादव सहित कई लोगों के साथ मौके पर आ जाता है। किसी के हाथ में तलवार थी तो किसी के हाथ में हंसिया था, किसी के हाथ में कुल्हाड़ी तो किसी के हाथ में कुछ इस तरह से हथियार थे। अब लहरा रहे थे और चीख रहे थे, चिल्ला रहे थे। और उस लड़का यानी कि अनुराग यादव उर्फ छोटू, जिसकी उम्र लगभग 16 साल के आसपास होती है, उस लड़के की तरफ दौड़ते भागते हैं। वो लड़का इधर उधर भाग रहा, अपनी जान बचाने की कोशिश कर रहा था और जोर जोर से अपनी माँ को आवाज़ लगा रहा था। इससे पहले कि उसकी माँ तक उसकी आवाज़ पहुँच पाती, उसकी माँ उस तक पहुँच पाती, अपने बेटे को बचाने की कोशिश करती। इसी बीच में रमेश आता है और पूरी ताकत से अनुराग यादव को तलवार मारता है और तलवार से उसकी गर्दन अलग होती है धड़ से और जाकर मां की गोद में गिर जाते हैं। बस इतना होना था कि यह मामला अब उस गांव तक सीमित नहीं था, बल्कि हिंदुस्तान के शायद ऐसा कोई कोना बचा होगा जहां कोने तक ये खबर, यह कहानी न पहुंची हो। तो लोगों ने चारों तरफ से घेर रखा था। डॉक्टर अजय पाल इकलौता बेटा होता है। 5 बहनें होती हैं। उस भाई को गर्दन काटकर उसकी हत्या कर दी गई। मां की गोद में वह सब लाश का टुकड़ा जो था कि जो सर था वह लगभग 6 घंटे तक पड़ा रहता है। मां की आंख से आंसू नहीं आ रहे थे बल्कि रो रही थी, बेहोश हो जाती थी। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि मैं अपने लाल को क्या करूं क्या न करूं। बहनें हैं, वो भी तड़प रही। एक बहन की आंखों में तो बिल्कुल आंसू आ ही नहीं रहते, सूख चुके हैं। वो बार बार वो इस घटना को लेकर याद कर रहे रो रही है। मीडिया वालों ने चारों तरफ से घेर लिया है। छोटी से छोटी बात को वह बाहर दिखाना चाहते हैं कि आखिरकार मामला क्या है, माजरा क्या है, हुआ क्या है, क्या कहानी है जो कि हत्या की गई है। तमाम तरह की बातें थी। अखबार हो, सोशल मीडिया को, टीवी हो, हर जगह इस बात की चर्चा शुरू हो जाती है। पक्ष हो या विपक्ष, जो भी देखो उसके बारे में बात करना शुरू कर देते हैं। इस घटना के बाद डीएम एसएसपी हो, तमाम आसपास के थानों की पुलिस फोर्स मौके पहुंच जाती है। अगले ही दिन 31 अक्टूबर को इस देश में दीपावली का पर्व था। पूरा देश दीपावली का पर्व मना रहा था, लेकिन यह एक गांव ऐसा था जहां किसी ने दीपावली नहीं मानी थी और जो दबंग थे, जो हत्यारे थे, उनको लेकर तरह तरह की बातें करना शुरू कर दिया। गांव के सभी लोग गुस्से में थे। अब गांव में ही गुस्सा नहीं था बल्कि पूरे इलाके में को गुस्सा, पूरे जिले में, प्रदेश में, जहां जहां तक लोगों ने इस खबर को देखा था वहां वहां तक लोगों में गुस्सा था। 6 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली जाती हैं और साथ ही पुलिस ने जबरन आरोपी की तलाश करना शुरू किया। तो जो लालता यादव होता है, जो आरोपी है, वह आरोपी घर में मिल जाता है और उस घर में उसकी निशानदेही के आधार पर जो कुछ तलाश की जाती है तो 9 हथियार मिलते हैं। हथियारों में 2 तलवारें होती हैं, बांका होता है, कुल्हाड़ी होती है, फरसा होता है। इस तरह के 9 हथियार होते हैं, यानी कि पूरी प्लानिंग के साथ उन लोगों ने इस तरह की हरकतों को अंजाम दे रखा था। अब पुलिस उन आरोपियों को जिनके नाम एफआईआर में दर्ज थे उनको तलाश करना शुरू कर देते हैं। पुलिस जब लगातार कोशिश कर रही थी तो आरोपी तो पुलिस के हाथ लगते नहीं, लेकिन रमेश यादव और उसका भाई उत्तर प्रदेश के लखनऊ, राजधानी लखनऊ है, उसी के थाना लगता है अलीगंज। वहां पर रमेश यादव, जिसने के गर्दन काटी थी, जिसने के तलवार चलाई थी, वह थाने पहुंच जाता है। अलीगंज में जाकर कहता है कि साहब, मैं वही आदमी हूं जो जौनपुर में अभी हत्याकांड को अंजाम दिया था।
वही मुख्य आरोपी है, इस तरह की बात करते हैं तो पुलिस समझ नहीं पाए कि आखिरकार यह यहाँ क्या कर रहा है। घटना जौनपुर में हुई है, यह अलीगंज लखनऊ में क्या कर रहा है। पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया, उच्च अधिकारियों को सूचना दी, साथ ही जौनपुर की उस पुलिस को भी सूचना भेजी। जौनपुर की पुलिस इसे गिरफ्तार करने के लिए लगातार दबिश दे रही थी। इसे गिरफ्तार करने के बाद सीधा जौनपुर की पुलिस को सुपुर्द कर दिया जाता है। और ये मामले में एक नाटकीय मोड़, जैसे जिस तलवार की धार को जिस तरह तेज कर रखा था, इसलिए दिमाग की धार को भी बहुत तेज किया होता। जब एफआईआर दर्ज कराई गई थी तो परिवार के लोगों ने आरोप लगाया था कि इस परिवार में एक दरोगा भी है, और वह दरोगा इस रमेश यादव जिसने गर्दन काटी है उसी कहीं भाई है। अब ये है कहाँ, इसके बारे में पता निकाला जाता है तो कई मीडिया वालों ने लिखा कि रिटायर्ड हो चुका है, शायद उन्हें पुरुष में पर्याप्त जानकारी मिल नहीं पाई होगी। इस घटना को लेकर पूरे गांव में मातम जैसा माहौल हो चुका था। जो हत्यारे थे वो भाग चुके थे, लेकिन आसपास के लोगों को भी इस तरह के झगड़ों का मतलब होता नहीं है। अब मीडिया ने जब इस मामले की जांच पड़ताल करना शुरू किया तो पता चलता है कि एक भाई है राजेश यादव जो लालता का बेटा है, रमेश यादव का एक भाई एक बेटा है जिसका नाम है राजेश यादव, जो कि फिलहाल वर्तमान में ट्रेनी दरोगा है, जिसकी पोस्टिंग उत्तर प्रदेश के जिला मेरठ के मवाना पाने में पोस्टिंग होती है। इसके नाम से वारंट निकला हुआ था। इसके लिए गिरफ्तार करने की लगातार कोशिश की जा रही थी। तो पुलिस अब यहां तक पहुंच जाती है कि उत्तर प्रदेश के जिला मेरठ के मवाना थाने पहुंच जाती है, एक नोटिस लेकर कि यह नोटिस दिखाया गया था कि आपके खिलाफ भी एफआईआर दर्ज है, हम आपको गिरफ्तार करने के लिए आए हैं। लेकिन पुलिस ने इस बीच में सूझबूझ से काम लें और सूझबूझ से काम लिया, क्योंकि जो उसके मोबाइल की सीडीआर थी, कॉल डेटा रिकॉर्ड जब निकलवाया जाता है तो पता चलता है कि जब हत्याकांड को अंजाम दिया गया था तब इस राजेश यादव ने अपने परिवार के भाई से, पिता से और परिवार के बाकी लोगों से बातचीत की, हत्याकांड से पहले और हत्याकांड के बाद भी। तो इस बात से पुलिस के पास भी पर्याप्त सबूत हो जाते हैं कि राजेश यादव कभी कहीं कम रोल नहीं है इस पूरे हत्याकांड में। हालांकि पुलिस अभी इस मामले की जांच पड़ताल में जुटी है। जांच पड़ताल के साथ साथ अभी पुलिस की जिम्मेदारी, नैतिक जिम्मेदारी भी बनती है कि इस मामले की जांच, खासकर इस जो थाने की पुलिस सेना के अगर किसी और पुलिसकर्मी चाहिए और इसे दरोगा की सीडीआर है, वह जरूर निकलवाकर बहुत बारीकी से देखने की जरूरत है कि यह पता करने की जरूरत है कि 1 साल में 100 रहे मुकदमे दर्ज हो जाते हैं और जब इस घटनाक्रम को अंजाम दिया जाता है। लेकिन 30 अक्टूबर 2024 को जब इस घटना को अंजाम दिया गया था, ठीक 10 दिन पहले एक और मुकदमा दर्ज होता, जो संख्या होती है इनकी 2 बिस्वा जमीन के टुकड़े को लेकर। इस दबंग परिवार ने, गरीब परिवार जो अनुराग का परिवार की हत्या होती है, उसके परिवार जिसकी 5 बहनें होती हैं, उन पर टोटल मिलाकर 18 एफआईआर दर्ज हो चुकी थी और मामला कोर्ट में विचाराधीन चल रहा था। और बिना किसी सिफारिश के, बिना किसी सोर्स के ये सब मुमकिन नहीं है, इतना आसान नहीं। आखिरकार ये इतने सारे मुकदमे लिखे किसकी सिफारिश पर गए? न केवल हाल फिलहाल की सीडीआर निकलवाई की जरूरत है, बल्कि इस परिवार के सभी लोगों की सीडीआर निकलवाने की जरूरत है, ताकि यह पता चल सके कि सिपाही किस दरोगा, किसी उच्च अधिकारी के ये संपर्क में थे, किसी नेता के संपर्क में थे, जिसके आधार पर लगातार एफआईआर दर्ज हो रही थी। और जब बात इतने से भी इनकी थमती नहीं है तो उन्होंने उस बालक की हत्या कर दी, हत्या भी बहुत भी भयानक तरीके से, खौफनाक तरीके से, जिससे कि पूरे इलाके में दहशत का माहौल बन जाता है। अब एक तरफ तो ये भी मामला चल रहा, हालांकि इसे गिरफ्तार कर लिया गया है, बाकी बचे कुछ लोग, इनकी गिरफ्तारी की दबिश दी जा रही है और पुलिस पर लगातार दबाव पड़ रहा था, तो पुलिस ने भी अपना काम करना शुरू कर दिया। इस मामले में सब इंस्पेक्टर होते हैं हरिश्चंद्र पर, साथ ही आरक्षी प्रसाद और एक अंकित कुमार जो भी पुलिसमैन होता है, इनको तीनों को निलंबित कर दिया था है। साथ ही जब बात लेखपाल तक पहुंचती है, क्योंकि लेखपाल का भी रोल इस घटनाक्रम में कुछ ज़्यादा बढ़िया नहीं होता, तो डीएम इस मामले गंभीरता से लेते हैं और लेखपाल को सस्पेंड कर देते हैं। साथ ही कानून के खिलाफ भी एक रिपोर्ट बनाई जाती है। रिपोर्ट बनाने के बाद उसको शासन को भेजा गया था कि उसके भी एक्शन लिया जा सके, लेकिन इसी बीच में परिवार वालों का रो रो कर बुरा हाल है। परिवार वाले इतना ज़्यादा परेशानी सोचकर हैरान हैं कि आखिरकार ये होश हो कैसे गया, एकदम अचानक से सब कुछ खत्म हो गया, क्योंकि उनके परिवार का इकलौता चिराग था और जो दीपावली की पूर्व संध्या पर बुझ चुका है, अब कुछ भी हो जाए। हालांकि एक तरफ बात ये भी की जा रही है, पुलिस और कुछ खंगालने की कोशिश कर रही हैं
लोगों के कमेंट पढ़ने की कोशिश करें तो योगी आदित्यनाथ से सिर्फ एक ही मांग भी की जा रही है, जो मांग इनमें ये खासकर जिस्म की परिवार वालों के जो कि उनके घर है, दबंग हैं, उनके घर पर बुलडोज़र चलना चाहिए। दूसरा ये भी मांग की जा रही है कि उनका एनकाउंटर होना चाहिए, लेकिन अभी शायद यह उत्तर प्रदेश की सरकार उस तरह से प्रमुखता से इस मामले को गंभीरता से नहीं लिया है। शायद अभी तक जिस तरह से अन्य कई मामलों में पुलिस एकदम गंभीर हो जाती है, बुलडोज़र के पहुंच जाती है, नोटिस चस्पा कर दिए जाते हैं, गिराने की बात की जाने लगती है, आए दिन अखबारों की सुर्खियां बटोर लगते हैं कि अब हैं, पहुंच चुका है, चल चुका है। जब मीडिया वालों ने एक इसके अनुराग की बहन के पास एक माइक लगाया और मैकेनिक के बाद वह बहुत गुस्से में उन्होंने कहा कि अब बार बार यह बात करें कि हमें कैसा महसूस हो रहा है, अब लोग शर्म नहीं आती यदि आपके परिवार में से किसी की हत्या हो जाए। मैं वही सवाल आपने इस माइक के माध्यम से पूछना कि आपको कैसा महसूस हो रहा है, तो जो आप जवाब देंगे, ठीक मेरा भी जवाब वैसा ही है। लेकिन फिर भी उसने गुस्से में आते आते अपनी 2-4 बातें कहीं। उसने कहा कि कहाँ गया एनकाउंटर का फरमान, जो बार बार किसी न किसी के लिए एनकाउंटर होता ही रहता है। हमारे मामले में भी एनकाउंटर आरोपी का हुआ। वह वही बात कहती है जो बाकी लोग डिमांड कर रहे हैं कि अभी तक बुलडोज़र क्यों नहीं चला गया। ये भी बात आती है कि अभी तक मुलाकात भी नहीं हो पाई है, जबकि मुख्यमंत्री पिछले कई मामलों में एकदम से मुलाकात कर लेते हैं और पता नहीं इस मामले में आखिरकार उनकी खामोशी छाई हुई है क्यों अभी। हालांकि इस बहन की आंख के आंसू सूख चुके हैं और उसके अंदर गुस्सा है। उसका पहला इंटरव्यू वायरल हुआ था जिसमें साफ साफ कहा था कि अगर सरकार शासन प्रशासन इस हत्याकांड के बदला नहीं लेगी तो बहन बदलेगी, आगे भविष्य में क्या होगा तो फिर भविष्य के गर्भ में छिपा है। लेकिन एक परिवार का भाई जिस तरह से मारा गया है और ये परिवार पुत्र से उजड़ चुका है, 202 बिस्वा जमीन को लेकर, बाकी अपने आप में सोचने वाली बात है, विचार करने वाली बात है। पुलिस प्रशासन को चाहिए कि इस मामले में उचित कदम उठाकर कम से कम समय में इस परिवार को न्याय दिलाने की कोशिश की जाए ताकि समाज में एक न्याय, इस न्याय का एक नजीर पेश हो। बुरे काम करने वालों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा, उन्हें छोड़ा नहीं जाएगा। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सोने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं, बल्कि आपको जागरूक करने का उद्देश्य है। जय हिंद, जय भारत।